आज बात करेंगे एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास क्या होता है, इसका पूरा कंसेप्ट देखेंगे। देखिए, जो ये एटॉमिक मास का कंसेप्ट है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर उन्होंने ये बताया था एटॉमिक मास के बारे में। जो जॉन डाल्टन थे, ये हम पहले उनके बारे में सब पढ़ चुके हैं, तो वो आप पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा इन पॉइंट्स को समझने से पहले, क्योंकि आप रेगुलर चलेंगे, रेगुलर लेक्चर वाइज चलेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। तो पिछली वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा। तो इसके अंदर देखिए, जो ईच एलिमेंट का, मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट है, ये कोई एक एलिमेंट है, आपने कोई भी एलिमेंट ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, कुछ भी ले लिया, उसके जो एटॉमिक मास होता है, उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ है, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, चाहे वो नेग्लिजिबल भी है, तो कुछ ना कुछ जो मास है उसका माना जाएगा। तो वो ये इन्होंने थ्योरी में बताया कि इसका कुछ ना कुछ मास तो होगा। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो ये मास होता है, एटॉमिक मास, किसी जो एटम का मापना, ये तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि अगर आप पर्टिकुलर एटम का मापें, जैसे एलिमेंट है इसका मापें, तो उन्होंने इंडिविजुअल यानी कि हमें मापना ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन रिलेटिवली डिफ़िकल्ट जो हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिलेटिव, ये अभी हम बात करेंगे कि ये है क्या। रिलेटिव एटॉमिक मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक फ्रूट है, मुझे इसका वजन नहीं पता। अब मुझे आपको कुछ चीज़ देनी है और मेरे पास इस तरह के कुछ छोटे छोटे फ्रूट्स हैं। तो मैं कहूँगा कि जो ये है, मैं इसको मान लेता हूँ कि इसको एक यूनिट मान लिया कि इसके बराबर मैं आपको फ्रूट दूंगा। तो इसके बराबर 3 चढ़ें, 4 चढ़ें, अकॉर्डिंग टू साइज आपके जो भी जितने भी आपको इसके बराबर होगा, तो वो उसकी यूनिट मान ली जाती है, यानी कि इसके रिलेटिव हमने तोले हैं। इसी तरह से कोई और चीज़ तोल रहे हैं तो इसके रिलेटिव अगर हम तोलें, तो ये हमने क्या ले लिया, रिलेटिव ले लिया, यानी कि एक चीज़ को रेफरेंस बना लिया कि ये हमने रेफरेंस बना लिया। जैसे आजकल तो जो वेट हैं हम यूज़ कर रहे हैं, 1 किलो के लिए 1 kg का जो हमारे पास बाट होता है, तो वो चीज़ हमने यूज़ कर लिया। तो इस तरह से एक रेफरेंस हमें मानना पड़ेगा। तो रेफरेंस से रिलेटिव हम फिर दूसरी चीज़ों को तोल लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि रिलेटिव एटॉमिक मास हम डिटरमाइन कर सकते हैं किस तरह से, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन से। जो हमारे कंपाउंड बनते हैं, किस तरह का केमिकल कम्बिनेशन है उनके अंदर, उस तरह से। अब इसका एक एग्जांपल और देखिए, एटॉमिक लेवल के ऊपर ही आप ले लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कार्बन। अब इसका एक एग्जांपल ले लिया हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम मान लेते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, अब देखिए ये कार्बन से बना है और जो ऑक्सीजन से बना है, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। आप देखिए एक पूरा एक कंपाउंड है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, यानी कि 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। तो एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा कि इसके अंदर जो होता है, जो कार्बन होता है वो 3 ग्राम होता है बाय मास की अगर बात करें, और जो ऑक्सीजन होता है वो 4 ग्राम होता है। तो 3 ग्राम ये और 4 ग्राम ऑक्सीजन होता है, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। या अगर हम दूसरे शब्दों में इसको बोलें, जो कार्बन है वो कंबाइन करता है, जो कार्बन है वो कंबाइन करेगा कितने के साथ, वो करेगा 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जो कार्बन कंबाइन करेगा वो क्या करेगा, किसके साथ कंबाइन करेगा, 4/3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें 3 ग्राम कार्बन है, 4 ग्राम ऑक्सीजन है, तो एक के लिए क्या हो जाएगा, 4/3। तो इस तरह से तो कार्बन कंबाइन करेगा 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन, जो इसका मास है ऑक्सीजन के। तो इस तरह से ये कंबाइन करेगा। अब हम क्या करते हैं, कोई जो एटॉमिक मास है उसको हम जो नाम क्या देते थे, पहले हम देते थे इसको AMU नाम दे दिया जाता था उसको। इसका मतलब क्या था, हमारा एटॉमिक मास यूनिट होता था, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया, जो आजकल हम IUPAC जो रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इसको जो चेंज कर दिया गया है, सिर्फ इसको हम U बोलते हैं। इसका मतलब है यूनिफाइड मास, कि इसको हम बोल देंगे यूनिफाइड मास। एटॉमिक मास यूनिट से जो हमने चेंज कर दिया U के अंदर सिर्फ, जिसको हम यूनिफाइड मास बोलते हैं, तो इससे ही हम इसको डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर होता है, ये उसके इक्वल है कि 1 कार्बन एटम के बराबर इसको ले लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 1 कार्बन एटम जो हमने लिया, कार्बन कंबाइन 4/3 टाइम्स, तो 1 कार्बन एटम के बराबर इसको ले लिया गया, इक्वल टू, अगर इसका एग्जाम्पल लें।
अब हम ये लेते हैं कि ये होल नंबर भी आना चाहिए और या फिर नियर होल नंबर आना चाहिए एज पॉसिबल होता है ये जो यूनिफाइड मास होता है, कि पॉइंट्स में ज़्यादा ना आए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब सर्च किया साइंटिस्ट ने और सर्च किया AMU के ऊपर या एटॉमिक मास यूनिट्स के ऊपर सर्च किया, तो वो पहले जो लेते थे वो लेते थे 1/16 जो रेफरेंस लेते थे इन मासेस को रिलेटिव, जो हमने कहा कि तोलने के लिए। तो उन्होंने रेफरेंस लिया 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम, किसका? ऑक्सीजन का, नेचुरली ओकरिंग ऑक्सीजन का उन्होंने पहले इसको यूनिट मान रखा था। ये यूनिट हम लेते थे कि 1/16 हम ले लेंगे मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरल ओकरिंग ऑक्सीजन, जो हमें ऑक्सीजन मिलती है आसपास के वातावरण में, उसका जो 1/16 मास है उसके जो एटम का, तो वो हम लेते थे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमने क्यों चूज किया था इसके लिए? क्योंकि ऑक्सीजन जो है देखिए सारी जगह अवेलेबल है और ऑक्सीजन हर एक जो हमारे एलिमेंट्स हैं जो उनके साथ रिएक्ट करती है और कंपाउंड बनाती है, तो या कहीं कंपाउंडर एलिमेंट सबके साथ वो रिएक्ट कर सकती है। तो इस तरह से हमने चूज किया था। और जो एटॉमिक मास था इसका, जो एलिमेंट्स का, वो होल नंबर भी आ जाता था। तो इसलिए इसको ऑक्सीजन, जो हम ऑक्सीजन का जो ये 1/16 था, तो हमने ये ले रखा था उसके एटम का। तो लेकिन जैसे जैसे आगे ये बढ़ती चली गई जो हमारी टेक्नोलॉजी है और साइंटिस्टों ने और खोज करना स्टार्ट कर दी, तो उन्होंने किसको माना? जो रेफरेंस मानते हैं कार्बन 12 को मानते हैं, यानी कि आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन 12 जो है आइसोटोप है। तो इसको हम अब लेते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास मापने के लिए कार्बन 12 को लेते हैं, यानी कि इसको भी आप समझें कार्बन 12 यानी कि जो इसकी पूरी जो U है, अगर बात करें यूनिफाइड मास कितना है इसका, वो है 12 के बराबर। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का होता है 1 और कार्बन 12 का क्या है? 12 है। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ ये एक रेफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि 1 और 12, यानी कि इधर हाइड्रोजन ले लें, इधर कार्बन 12 ले लें, तो यहाँ पे ये 12 गुना हैवियर है हाइड्रोजन से, या आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है इससे 12 गुना हल्का है। तो आपने ये रेफरेंस मान लिया कि मान लीजिए 12 जो कुछ है ग्राम में है, कुछ भी आपने एक एग्जांपल ले लिया कि ये जो है 12 गुना हाइड्रोजन से हैवी है। इसी तरह से अगर कार्बन की बात करें तो ये बिल्कुल बराबर होगा। इसी तरह से नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, यानी कि ये इस 12 से 2 ज़्यादा है। इसी तरह से ज़्यादा जो मास है इससे हम कंपैरिजन कर लेंगे और जो है हम इसको कंपैरिजन करके फिर जो है वजन जो है या कहें कि एटॉमिक मास जो है वो निकालते हैं। तो इस तरह से सिर्फ एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया है कि जिससे हमें क्या है कंपेयर करना है, तो कंपेयर करके हम उसका मास बताना है कि ये इतना है। तो एक हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस जो मान रखा है, अब जो हम यूज़ करते हैं कार्बन 12 आइसोटोप का यूज़ करते हैं। तो ये था एटॉमिक मास फाइंड आउट करने की जो इन्होंने रेफरेंस ले रखा है साइंटिस्ट ने, तो वो रेफरेंस यूज़ करते हैं दूसरे का मास मापने के लिए। जो रिलेटिव, यानी कि हम इंडिविजुअली तो नहीं माप सकते, रिलेटिव माप सकते हैं कि कार्बन 12 से कितना हैवी है, कार्बन 12 से कितना हल्का है। तो इस तरह से मास दिए जाते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान नो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।